हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शुभम सिन्हा और आप देख रहे हैं शुभ लीगल चैनल। ठीक है, ये मेरा नया चैनल है और ये मेरा एक नया सबसे पहला वीडियो है इस चैनल के लिए। ये मोस्टली मैं ये लॉ स्टडीज़ पे रिलेटेड ये चैनल बनाया हूँ, जिसमें अलग अलग लॉ से रिलेटेड टॉपिक्स पे मैं डिस्कस करूँगा, पढ़ाऊँगा आपको बेयर एक्ट के थ्रू। तो आप इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करने से पहले बोल सकते हैं ये मेरा नया चैनल है, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। आज मैं स्टार्ट करता हूँ हमारा सबसे पहला वीडियो एक बहुत सारे इजी और कॉमन टॉपिक पे, जो कि फंडामेंटल राइट्स है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में दिया हुआ है। आपको पता है पार्ट थर्ड में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिया हुआ है। तो इस पार्ट में हम लोग फंडामेंटल राइट्स मोस्टली पढ़ेंगे, जो कि आज तो कम्प्लीटली एक वीडियो में हम कंप्लीट नहीं करूँगा, 2 वीडियो लूँगा। तो आज 12 से लेके मोस्टली 22 तक पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से पढ़िएगा और आप भी बेयर एक्ट लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि बेयर एक्ट के थ्रू ही पढ़ना मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहता है आज के लिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 12 विच given the definition of state। ठीक है, in this part unless the context otherwise requires the state। अब स्टेट के बारे में दिया हो कि स्टेट के अंदर क्या क्या रहता है। तो स्टेट के अंदर इंक्लूड करते गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर, और उसके नीचे जो भी लोकल और अदर अथॉरिटीज है, सबके स्टेट के अंदर के डिफिनेशंस के अंदर आते हैं, जो कि मोस्टली इंडिया के टेरिटोरी के अंदर ये सारी चीज़ होनी चाहिए और जो कि कंट्रोल होने चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ इंडिया के कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है उसको स्टेट हम लोग कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे ऐसा कन्फ्यूज़न हुआ इसके डिफिनेशन से रिलेटेड कि बहुत सारे चीज़ को कंफ्यूज कर दिया गया है। इसको केसेस हुए, कोर्ट में लिखे गए कि इन चीज़ों को हम लोग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते स्टेट। जैसे कि एक यहाँ पर दिया हुआ है हमारे बैरक में कि अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स है। ठीक है, अब जो प्राइवेट स्कूल्स है जो अनएडेड है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है, तो सिंपली वो स्टेट नहीं है। तो वो आर्टिकल 12 के विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 12 में के अंदर तो आएंगे नहीं। तो इसलिए ये केस में हमारे सैलिंबला शर्मा वर्सेस सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2011 का केस है, उसमें ये कहा गया था। अब नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 12, जिसमें डिफिनेशन ऑफ लॉ मोस्टली बताया गया है। तो लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 13 बोलता है। तो ऑल द लॉज इन फोर्स इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले जो भी लॉ हमारे टेरिटोरी ऑफ इंडिया में थे, वो अगर इस पार्ट के प्रोविजंस के इनकंसिस्टेंट रहेंगे तो हम उस टाइप के लॉ को इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, जो कि वॉइड हो जाएगा। सेकंड क्लॉज बोलता है, ये पहला क्लॉज था, सेकंड क्लॉज आर्टिकल 13 का बोलता है कि जो स्टेट है वो नॉट मेक एनी लॉ, ठीक है, विच टेक्स अवे। स्टेट ऐसा कोई एक लॉ नहीं बनाएगा जो कि हम लोग से छीन सके हमारे राइट्स को, जो कि इस पार्ट को में दिया हुआ है। एंड एनी लॉ मेड इन कंट्रवेंशन ऑफ दिस क्लॉज सेल टू द एक्सटेंस ऑफ कंट्रवेंशन विद बॉय। ऐसा कुछ लॉ बनेगा तो सिंपल है, इस प्रोविजंस इस पार्ट के प्रोविजंस के हिसाब से वो वर्ड हो जाएगा। तो इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स लॉ। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लॉ का डिफिनेशन दिया हुआ है, लॉ में क्या क्या होते हैं उनको आप लोग जानिए। लॉ इंक्लूड करते हैं सबसे पहले ऑर्डिनेंस, देन ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेस। क्या क्या है? ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम एंड यूजेस, हैविंग द टेरिटोरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। ये क्लॉज 3 के सब क्लॉज ए में है। अब सब क्लॉज बी बोलता है लॉ इन फोर्स को डिफाइन किया गया, इंक्लूड्स लॉ पास और मेड बाय द लेजिस्लेचर और अदर कंपिटेंट अथॉरिटी विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। जो भी लॉ फोर्स में है वो कि उसको कौन पास किया गया होगा, कोई भी लेजिस्लेचर या कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो सब क्लॉज 4 बोलता है आर्टिकल 13 में कि कोई भी आर्टिकल इन दिस आर्टिकल shall apply to any amendment of the constitution made under। ये नथिंग इन दिस आर्टिकल, ये आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है जो कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 368 में दिया हुआ है उससे रिलेटेड करता है। नेक्स्ट सब बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, आप लोग पता है आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी दिया हुआ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है,
ये द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये दो मीनिंग है, दो लाइन बोला गया है आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ के बीच में। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, सबको सबके लिए बराबर लॉ होना चाहिए एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबको इक्वल प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए लॉ के द्वारा। मतलब ऐसा ना हो कि इन रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर, ठीक है, आप कोई भी हो, बड़े आदमी हो छोटे आदमी हो, आप कोर्ट में जाएंगे तो आपके लिए भी वही प्रोटेक्शन होगा जो आपके लिए या आपके उत्तराधिकारी के लिए, सबके लिए, के लिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होना चाहिए, सबके लिए ये भी बराबर होना चाहिए विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। 14 ये बोलता है। 14 में बहुत सारे केसेस भी है जो कि दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आर्टिकल नेक्स्ट 15 है, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो कि है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। देखो, इन चीज़ों के लिए डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 चीज़ें, इनको प्रोवाइड करना स्टेट का जिम्मा है कि स्टेट कि इनको इन चीज़ों पे के लिए इन लोगों को हम लोग डिस्क्रिमिनेट ना कर सके। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। पहला क्लॉज ये है। दूसरा क्लॉज ये, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड एनी ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विथ रिगार्ड टू। सबसे पहले स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, जो सब क्लॉज में दिया हुआ है, कोई भी सिटीजन को अगेंस्ट एनी सिटीजन, कौन से ग्राउंड्स पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 चीज पे। दूसरा क्लॉज में दिया हुआ है कि कोई सिटीजन को इन सारा चीज के लिए उनके डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी या रिस्ट्रिक्शन और कंडीशंस के हिसाब से उनको रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए। क्या क्या के लिए कि एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। सब क्लॉज ए में ये दिया हुआ है। इन चीज़ में इनको रोका नहीं जाए, उनके एक्सेस जाने के लिए रोकना नहीं चाहिए या एक्सेस करने के लिए रोकना नहीं चाहिए। दूसरा दिया हुआ द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट्स मेंटेन होली या पार्सली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। मोस्टली पहले क्या दिखता था, छुआछूत वाला जो प्रॉब्लम था हमारे देश में, ठीक है, तो होता था क्या कि अनटचेबल्स को पब्लिक वेल्स, पब्लिक घाट्स नहीं यूज़ करने देते थे बहुत सारे चीज़ में, मोस्टली आज़ादी के पहले ये चीज़। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आर्टिकल 15 में ऐसा चीज़ आने के बाद हम लोग को सारी चीज़ से हम लोग को डिस्क्रिमिनेशन से फ्री कर दिया गया है। अब आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 3 से लेके 6 तक इनके रिस्ट्रिक्शंस भी दिए हुए, कुछ स्पेशल प्रोविजंस है इनके जो कि रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड है कि ये जो आर्टिकल है वो कहाँ पर नहीं भी यूज हो सकते, या बोल सकते कि उसको इनको रोक दिया जा सकता है। जैसे कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। आर्टिकल सब क्लॉज 3 बोलता है कि इस आर्टिकल में जो हमारे स्टेट है उसको वो रोक नहीं सकते किसी वुमेन्स और चिल्ड्रन से रिलेटेड किसी स्पेशल प्रोविजन को बनाने के लिए। वही सबसेक्शन 4 में दिया हुआ है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स को उनके एडवांसमेंट के लिए, सोशली इकोनॉमिकली एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, ठीक है, जो कि आर्टिकल 29 सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है। तो ये आर्टिकल के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। आर्टिकल 25 भी वही चीज़ बोलता है कि सोशली एंड इकोनॉमिकली एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाया जा सकता है शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। तो ये सारे स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रोविजंस डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, लेकिन तब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 ही के अंदर ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं, कहीं पर इनकी जगह पे इनके एडवांसमेंट के लिए, वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए या पिछले वर्ग लोगों के लिए एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। सिंपली 15 में यही है। 16 आर्टिकल में दिया हुआ है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सारे चीज़ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सारे लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए वहाँ काम करने के लिए, इस चीज़ से रिलेटेड है। तो देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट
और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। तो यहाँ पर इक्वालिटी होना चाहिए ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एवरी सिटीजन इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर स्टेट। दूसरा बोल रहा है, दूसरा क्लॉज बोल रहा है, सेकंड क्लॉज, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर स्टेट। ठीक है, तो सब क्लॉज 1 क्या बोला कि किसी को, सबके लिए, सबको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट में और अपॉइंटमेंट में, ऑफिस में, अंडर द स्टेट में। दूसरा में बोल रहा है कि कोई भी सिटीजन्स को उनके ग्राउंड्स के हिसाब से, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से उनको रोका ना जाए, उनको इनएलिजिबल ना किया जाए, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए स्टेट के एम्प्लॉयमेंट के लिए। थर्ड बोल रहा है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग इन रिगार्ड टू अ क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ or any local or other authority within a state or union territory, any requirement as to residence within the state or union territory prior to such employment और employment। तीसरा क्लॉज सिंपली वही बोल रहा है कि पार्लियामेंट को ये आर्टिकल नहीं रोकता है कि किसी ऐसा लॉ बनाए किसी क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपॉइंटमेंट करने के लिए ऑफिस या कुछ भी। इन टाइप के आर्टिकल 16 में इसी चीज़ से रिलेटेड आपके सारे प्रोविजंस है। तो आर्टिकल 17 हम लोग आप देखेंगे, जो कि आर्टिकल, अगर आप बेयर एक्ट लेके बैठे हैं तो आर्टिकल 17 में आप यहाँ पर देखने मिलेगा एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर अनटचेबिलिटी मतलब आप समझ सकते हैं उसको, अनटचेबिलिटी, छुआछूत हम पहले ही बोल चुके हैं। द अनटचेबिलिटी इज अब्लाइज्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन फॉर्म एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। आज फॉरबिडन किया जाएगा कोई भी टाइप का प्रैक्टिस, इस टाइप का प्रैक्टिस अगर दिखेगा। ठीक है, दिस इन्फॉर्मेशन द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी ऑफेंस पनिशमेंट इन अकॉर्डिंग विद लॉ। ठीक है, द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी, कोई भी टाइप का डिसेबिलिटी इन्फोर्स किया जाए राइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी के आधार पे, तो क्या हो जाएगा, वो ऑफेंस पनिशबल होगा अकॉर्डिंग टू लॉ। मतलब सिंपली एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छूट कंप्लीटली हमारे देश से खत्म हो चुका है। इस चीज़ को आर्टिकल 17 बताता है। आर्टिकल 18 हो गया एबोलिशन ऑफ टाइटल्स से रिलेटेड एबोलिशन के बारे में 18 बताएगा। 19 अब देखते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है 19 आर्टिकल, जो कि राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है। राइट टू फ्रीडम आपका आर्टिकल 19 से लेके 22 तक दिया है। तो आर्टिकल 19 है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच ETC। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड और सर्टेन राइट्स है, जैसे कि सबसे पहला है ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सबको खुल के छूट मिला है बोलने का, एक्सप्रेस करने का अपना व्यूज। ठीक है, तो ये आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 के सब क्लॉज A में दिया हुआ है। B में दिया हुआ है तो सिंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, एक साथ पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं, विदाउट आर्म्स मतलब धरना देना, वो सब चीज़ काम करना। C टू फॉर्म एसोसिएशन ऑफ यूनियंस कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एसोसिएशन बना सकते हैं। D बोलता है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आपके पास पूरा छूट है, पूरा दुनिया, इंडिया के पूरा जगह पे कहीं पर भी फ्रीली जा सकते हैं। D में दिया और E में दिया तो डिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप कहीं भी जा सकते हैं और रह सकते हैं कोई भी पार्ट के टेरिटोरी ऑफ इंडिया में, जो कि ऐसे ये जो प्रोविज़न है आर्टिकल सब क्लॉज E जो कि इंसर्ट किया गया 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 के। और F को हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी आपको पता है। और G में है आपका टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेडर पे, कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं आप अपने लाइफ में, और कोई भी ऑक्यूपेशन ट्रेड आप बिजनेस कर सकते हैं। तो ये सब क्लॉज G में दिया हुआ है। अब 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे सब क्लॉज में इनके स्पेशल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं कि ठीक है, अब ये जो भी हम लोग को राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है, फ्रीडम्स मिले हुए हैं, इनका भी एक रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए ना कि इस रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से इनको यूज़ किया जाए, बेछूट तो किसी को चीज़ मिलेगा नहीं। तो ये सब क्लॉज 2 में जैसे आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड दिया गया है, तो 3 में, 4 में, 5 में, 6 में ये आप देख सकते हैं इनके रिलेटेड, इन क्लॉज सब क्लॉज से रिलेटेड सारे रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं। अब आर्टिकल 19 के आगे हम लोग आर्टिकल 20 में देखते हैं, 20 में क्या दिया हुआ है।
प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है, किसी ऑफेंस की कन्विक्शन होने पे क्या हम लोग के पास प्रोटेक्शन है उस चीज़ के हिसाब से। तो नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सपेक्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स ऑफ at any time of the commission of the act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence। तो ये बोलता है कोई भी पर्सन को हम लोग कन्विक्ट नहीं कर सकते किसी ऑफेंस के लिए एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ इन लॉ, जब तक कोई वायलेशन ऑफ लॉ जो उस टाइम में है, उस फोर्स में है, एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट, जब वो किया है उस टाइम में फोर्स है, तभी उसको ऑफेंस कर सकते हैं। मोस्टली जो ऑफेंस वो किया है, जो कमीशन ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ किया हुआ है, उसको ऑफेंस तभी बोल सकते हैं जो जब वो चीज़ है ना फोर्स में है कि ऐसा चीज़ तुम करोगे तो उसको ऑफेंस के अंदर डालोगे। तो कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज जिसके अंदर वो चार्ज किया गया है तभी उसको हम लोग ऑफेंस बोलेंगे। तो नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी पेनल्टी ग्रेटर दैन दैट विच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, ठीक है। जब वो कमीशन किया उस टाइम पे जो उस ऑफेंस का वो पनिशमेंट है, वही पनिशमेंट के हिसाब से उनको पनिश किया जाएगा, उससे ज़्यादा उसको पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। तो नो पर्सन, सब क्लॉज 2 बोलता है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, ठीक है। अब एक ही पर्सन को डबल जेपॉर्डी जो का ये आपका प्रोविजन हो गया कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, एक बार से ज़्यादा किसी एक आदमी को एक ऑफेंस के लिए नहीं प्रोसिक्यूट कर सकते, नहीं पनिश कर सकते, ठीक है। तो पहला तो सिंपल ही आपको समझ में आया कि अगर किसी आदमी को ऑफेंस के लिए उनका कोई ऐसा कमीशन किया, कोई ऐसा एक्ट किया गया कि उस टाइम जो लॉ ऑफ फोर्स में उसके हिसाब से वायलेट हो रहा है तो ऑफेंस होगा। वो ऑफेंस हमेशा क्या होना चाहिए कि उस टाइम में जो भी ऑफेंस होगा उस टाइम का जो भी चार्ज ये पनिशमेंट होगा उतना ही उनको मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं उनको मिलना चाहिए। अगर उस पनिशमेंट उसका बाद में जाके कम हो जाए तो उनका पनिशमेंट कम हो सकता है, लेकिन अगर बाद में जाके बढ़ जाए तो ये चीज़ नहीं है कि अभी 5 साल का सज़ा है तो बाद में जाके 10 साल का सज़ा हो गया तो उनका सज़ा यहाँ पर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो जब कमिटमेंट ऑफ द ऑफेंस किया उस टाइम पे 5 ही साल था तो उनको ऑफेंस के लिए पनिशमेंट 5 साल का मिलेगा। ये नहीं कि बाद में उस सज़ा का 10 साल हो गया तो उनको 10 साल उस आज के टाइम के हिसाब से उनको पनिश्ड होना पड़ेगा, उतना सज़ा झेलना पड़ेगा। थर्ड बोल रहा है, सेकंड प्रोविजन हो गया आपका क्लॉज हो गया डबल जेपॉर्डी का, सिंपल है वो। थर्ड है नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ठीक है। सिंपल वही है कि कोई भी अक्यूज्ड को जो ऑफेंस किया है उसको अपने लिए विटनेस नहीं बनना है। शैल बी कंपेल्ड टू, किसी को जो जबरदस्ती या कंपेल नहीं किया जा सकता कि अपने खिलाफ विटनेस बने अपने जो भी आप ऑफेंस किए। नेक्स्ट प्रोविजन है आपका आर्टिकल 21, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में दिया हुआ है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सपेक्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्यूर स्टेबलाइज बाय लॉ। तो यहाँ पर हम लोग को राइट टू लाइफ दिया हुआ है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी दिया हुआ है। आपको आर्टिकल 15 से प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के हिसाब से आपको समझ में आ रहा है कि ये सब राइट्स हमारे आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। कुछ इनके इस राइट्स के अंदर बहुत सारे राइट्स, आर्टिकल 21 के अंदर भी बहुत सारे राइट्स आते हैं, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी जो कि रिसेंटली में ये लागू हुआ था, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, जो भी हमारे इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ है। और साथ साथ हमारे राइट टू गेट पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, इस टाइप के राइट्स भी आर्टिकल 21 के अंदर कवर किया जाता है। अब नेक्स्ट आपका आर्टिकल है जो 21A है, राइट टू एजुकेशन। ये सिंपल बोलता है द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच मैनर एज द स्टेट में बी बाय लॉ डिटरमाइंड। 6 से 14 साल का बच्चा लोग के लिए जो भी है स्टेट क्या करे, प्रोवाइड करे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इन एज ग्रुप के लोगों बच्चे लोग के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करे स्टेट के मैनर के हिसाब से। और ये जो आर्टिकल एजुकेशन 21A आर्टिकल में डाला गया, जो कि इंसर्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सा अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट के द्वारा इंसर्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में विद इन द आर्टिकल 21A, ठीक है। तो ये 86th अमेंडमेंट है 2002 में
2 के इसको विथ इफेक्ट फ्रॉम दिया हुआ है लागू में आया 2010 में। सिंपल ये है, विथ इफेक्ट फ्रॉम WEF। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 22, ठीक है। आर्टिकल 22 हमारा दिया हुआ है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अरेस्ट के खिलाफ या डिटेंशन के खिलाफ आपका प्रोटेक्शन क्या है, आपके पास प्रोटेक्शन क्या है, तो वो चीज़ दिया हुआ है। सबसे पहला दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी आदमी को पता होना चाहिए कि नो पर्सन हु इज अरेस्ट शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड as soon as may be on the grounds of such arrest, nor shall be denied the right to consult and to defend by the legal protection of his choice। कोई भी लोग है उसको अगर अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया कस्टडी में, उनको बताया जाए कि क्यों उनको रखा गया, क्यों डिटेन किया गया, जितना जल्दी हो सके, कौन से ग्राउंड में उनका अरेस्ट, कौन से ग्राउंड्स पे उनका अरेस्ट किया गया। नॉट शैल बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट, और उनको रोका ना जाए अपने लीगल प्रैक्टिशनर जो भी है उनके चॉइस के हिसाब से कंसल्ट करना और अपने आप को डिफेंड करना इस चीज़ के लिए। ये सब क्लॉज 1 में दिया हुआ, सब क्लॉज 2 में दिया हुआ, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी, जो भी लोग हैं जो जिनको अरेस्ट किया गया और डिटेन किया गया कस्टडी में, शैल प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर के पीरियड के अंदर, ठीक है। ये 24 घंटा का जो